नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 1500 प्लस महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से संबंधी प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। MCQ वर्ल्ड दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसी तरह आगे के कई पार्ट आएंगे जिसमें 1500 प्रश्नों को कवर किया जाएगा 10 से 15 वीडियो के अंदर। अब आ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? और इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना मंत्र। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग का अर्थ है डैश के संकलन का युग, साहित्य के संकलन का युग, ब्रह्मांडवासी के संकलन का युग, अरण्यकसी का संकलन का युग, उपरोक्त सभी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वैदिक धर्म अपने बाद के वैदिक विकास के साथ वास्तव में डैश के रूप में जाना जाता है? ए हिंदू धर्म के रूप में, बी ब्राह्मणवाद के रूप में, सी भागवतवाद के रूप में, या फिर डी वैदिक धर्म के रूप में। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागवतवाद के रूप में। वैदिक धर्म अपने बाद के वैदिक विकास के साथ वास्तव में भागवतवाद के रूप में जाना जाता है। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, वैदिक आर्य सबसे पहले डैश के क्षेत्र में बसे? ए मध्य भारत, बी गंगा दोआब, सी सप्त सिंधु, या फिर डी कश्मीर और पंजाब। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। अब आ जाते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? और इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी कंठोपनिषद, डी ऐतरेय ब्रह्मांड। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अब आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया जाता है इंद्र से, वरुण से, पशुपति से, सविता से। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सविता से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को सविता से संबंधित किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे। ऑप्शन ए अग्नि और सावित्री, बी विष्णु और मित्र, सी इंद्र और वरुण, डी सूर्य और कुषाण। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र और वरुण। इंद्र और वरुण वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? और इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, बी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, सी उपनिषद में, डी शतपथ ब्राह्मण में। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। अब आ जाते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, डैश या वैदिक देवता किलों को तोड़ने वाला और युद्ध देवता भी है? और इसका ऑप्शन है ए इंद्र, बी यम, सी मारुति, डी वरुण। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र को किलों तोड़ने का देवता और युद्ध का देवता, दोनों का देवता ही माना जाता है। अब आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता डैश युग के दौरान फली फूली? ऑप्शन ए मेघलिथिक, ऑप्शन बी पालियोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, ऑप्शन डी चालकोलिथिक। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चालकोलिथिक। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता चालकोलिथ युग के दौरान फली फूली। अब आ जाते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, भारत में लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? और इसका ऑप्शन है ए कांस्य, बी कापर, सी लोहा, या फिर डी टीन। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कापर। अब आ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी सुमेरियन की सभ्यता, ऑप्शन डी चीनी की सभ्यता। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चीनी की सभ्यता। चीन की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। अब आ जाते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी RD बनर्जी, ऑप्शन सी एक कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही पहली बार हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। अब आ जाते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, किसके कारण हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, एलाम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नति प्राप्त की? और इसका ऑप्शन है ए टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी धातु का काम, ऑप्शन सी वजन और उपाय, ऑप्शन डी मोहरों और आंकड़े। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन। नगर नियोजन के कारण हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, एलाम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नति प्राप्त की। अब आ जाते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किसके संबंध में प्रेरित था? और इसका ऑप्शन है ए सौंदर्य और उपयोगिता, ऑप्शन बी एकरूपता, ऑप्शन सी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी जनसांख्यिकीय कारक। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब आ जाते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीनों में अलग है क्योंकि इसमें टाउन प्लानिंग है, ऑप्शन बी भूमिगत जल निकासी व्यवस्था है, ऑप्शन सी वजन और उपायों की एकरूपता है, ऑप्शन डी बड़ी कृषि अधिशेष हैं। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमिगत जल निकासी व्यवस्था।
अब आ जाते हैं 17 प्रश्न। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों के स्थान का मिलान कीजिए। और ये हमारे पास होती है रोपड़। रोपड़ किससे संबंधित था? रोपड़ जो है संबंधित था पंजाब से। और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगा ऑप्शन 4 राजस्थान से। और धौलागिरी और धौलावीरा, धौलावीरा हो जाएगा ऑप्शन 3 गुजरात से। और बनावली, बनावली हो जाएगा हरियाणा से। तो इसका क्रम होगा 2 1 4 3 5 और ऑप्शन में है 2 1 4 3 5। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1775 बीसी की तिथि किसके आधार पर निर्धारित की गई है? और इसका ऑप्शन है ए मिट्टी के बर्तनों का डिजाइन, ऑप्शन बी स्थिरीकरण, ऑप्शन सी आर्य आक्रमण, ऑप्शन डी रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। इसी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता डेट दिया हुआ है 2300 से 1750 बीसी निर्धारित किया गया है। अब आ जाते हैं अपने 1900 प्रश्न की तरफ। 1900 प्रश्न है, हड़प्पा के अधिकांश बड़े नगरों में किलेबंदी थी जो कि डैश उद्देश्य की पूर्ति करते थे। ऑप्शन ए लुटेरों से सुरक्षा, ऑप्शन बी पशु हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा, ऑप्शन सी बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब आ जाते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया गया अनाज था। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के द्वारा गेहूँ चावल बाजरा सब उगाया जाता था। अब आ जाते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्यतः किसके बने होते थे? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी पीतल। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मिट्टी के बने होते थे। अब आ जाते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा धातु के बारे में नहीं पता था। अब आ जाते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए देवी माँ की, ऑप्शन बी पशुपति शिव की, ऑप्शन सी पीपल और बबुल जैसे पेड़ों की, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति की। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिमूर्ति की। सिंधु घाटी के लोग त्रिमूर्ति की पूजा नहीं करते थे। अब आ जाते हैं अपने 24वें प्रश्न। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर एक कथित जहाज बनाने का स्थान पाया गया है? और इसका ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुकटे गैंडोर, ऑप्शन डी सोतका कोकलिक। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल में जहाज बनाने के स्थान पाया गया है। अब आ जाते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिल्प, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और वाणिज्य और शिल्प इन सभी में आधारित थी। अब आ जाते हैं अपने 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके परिणाम स्वरूप हुआ? और इसका ऑप्शन है ए आर्य आक्रमण, बी विदेशी व्यापार में गिरावट, सी परिस्थिति कारण, डी निश्चित रूप से ज्ञात कारण नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित रूप से ज्ञात कारण नहीं। ये हम लोगों को नहीं पता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इसका कोई ज्ञात कारण नहीं है। अब आ जाते हैं अपने 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, सभी हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाले सबसे आम पशु आकृति है? यूनिहॉर्न बैल, बी गाय, सी बैल या फिर डी बाघ। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिहॉर्न बैल, मतलब एक सिंग वाली बैल। अब आ जाते हैं अपने 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, आर इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन शब्द एक डैश अवधारणा को दर्शाता है? ए भाषाई, बी नस्लीय, सी धार्मिक, डी सांस्कृतिक। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई। आर्य इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन शब्द भाषाई अवधारणा को दर्शाता है। अब आ जाते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आर्य मूल रूप से कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी मध्य यूरोप, ऑप्शन डी रूस के कदम से। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब आ जाते हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पहले संकलित किया गया था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अब आ जाते हैं अपने 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न वैदिक अर्थव्यवस्था पर आधारित थी? व्यापार और वाणिज्य, शिल्प और उद्योग, कृषि और पशुपालन, उपयुक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि और पशुपालन। अब आ जाते हैं अपने 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है, वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था? लोकतंत्र, गणराज्य, कुलीन तंत्र, राजशाही। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजशाही। अब आ जाते हैं अपने 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न है, वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थी? सभा और महासभा, महासभा और गण सभा, सभा और समिति, उर और कुलास।
और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभा और समिति। अब आ जाते हैं अपने 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित इंडो यूनानी समाज था सिथिया, जेंडासिया, बैक्टिया एरिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिथिया। अब आ जाते हैं अपने 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, मौर्य काल के बीट नमूनों का प्रतिनिधित्व डैश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी स्तंभ, ऑप्शन सी चैत्यासी, ऑप्शन डी गुफाएं। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तंभ। अब आ जाते हैं अपने 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए साहित्यिक कार्य, बी विदेशी खाते, सी सिक्कात्मक साक्ष्य, डी एपिग्राफिक स्रोत। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्कात्मक साक्ष्य। अब आ जाते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न है, स्टैबो के अनुसार तमिल साम्राज्य ने सबसे पहले अगस्टन से मिलने के लिए किस दूत को 20 ईसा पूर्व में एथेंस भेजा था। और इसका ऑप्शन है ए पल्लव, बी चोल, सी पांड्या या फिर डी चेरा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पांड्या। अब आ जाते हैं अपने 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का स्थापक था। और इसका ऑप्शन है ए महापद्म नंद, अशोक नंद, धनानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। अब आ जाते हैं अपने 39वें प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है, वे सबकी युक्ति विद मूल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ए देवत्व, बी पवित्रता, सी सिद्धांत या फिर डी ज्ञान। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान। अब आ जाते हैं अपने 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है, कुषाण शासन को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। और इसका ऑप्शन है ए नागासो, बी अंग्रेजों, सी समुद्रगुप्त या फिर डी हिंदुशाही राजवंश। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदुशाही राजवंश द्वारा। अब आ जाते हैं अपने 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न है, अशोक किन बौद्ध भिक्षुओं से विशेष रूप से प्रभावित रहा था। और इसका ऑप्शन है ए अम्बी, बी उपगुप्त, सी अश्वघोष या फिर डी वसुबंधु। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपगुप्त। अब आ जाते हैं अपने 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध से स्थानांतरित हो गया, मतलब केंद्र मगध से कहाँ चला गया। और इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी अयोध्या, सी कन्नौज या फिर डी पुरुषपुरा या फिर पेशावर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषपुरा या फिर पेशावर। अब आ जाते हैं अपने 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक भाषा है। और इसका ऑप्शन है ए कुषाणसी, बी मौर्य, सी गुप्त या फिर डी इंडो यूनानी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्ता। अब आ जाते हैं अपने 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, कोलांग सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और इसका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी नरसिंह देव या फिर डी राजेंद्र चोल। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह देव सेकंड। अब आ जाते हैं अपने 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में माध्यम के रूप में हमेशा हरे रंग की सृष्टि का प्रयोग किया जाता है। और इसका ऑप्शन है ए मौर्य मूर्तियाँ, बी मथुरा मूर्तियाँ, सी भरहूत मूर्तियाँ या फिर डी गांधार मूर्तियाँ। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भरहूत मूर्तियाँ। भरहूत मूर्तियों में हमेशा हरे रंग की शिष्टा का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है। और इसका ऑप्शन है ए सौमिला, बी शूद्रक, सी सौनक या फिर डी सुक्षुत्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुक्षुत्र। अब आ जाते हैं अपने 47वें प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पद अन्य तीन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। और इसका ऑप्शन है ए कुलास, बी वामसा, सी कोसा या फिर डी गोत्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसा। अब आ जाते हैं अपने 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है, मृच्छकटिका या फिर मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी। और इसका ऑप्शन है ए अकबर, बी कालिदास, सी शूद्रक या फिर डी डंडिन। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शूद्रक। अब आ जाते हैं अपने 49वें प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा के नगरों और बस्तियों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पाया गया है। और इसका ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात या फिर डी उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अब आ जाते हैं 50वें प्रश्न। 50वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जा सकता है। और इसका ऑप्शन है ए पूरा पाषाण युग, बी आदिम युग, सी नवपाषाण युग या फिर डी कांस्य युग। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कांस्य युग। अब आ जाते हैं अपने 51वें प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग में हर 5 साल में एक धार्मिक सभा आयोजित करता था। ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क या फिर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अब आ जाते हैं 52वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक राजकुमार के रूप में जाना जाता था। और इसका ऑप्शन है ए गौतम या फिर बी सिद्धार्थ, सी राहुल या फिर डी सुधोधन। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। अब आ जाते हैं 53वें प्रश्न। 53वां प्रश्न है, जातक कहानियों का एक संग्रह है, बच्चों के लिए, बी पालतू हिंदू मिथकों के आधार पर,
सी जैन संतों के बारे में। डी बुद्ध के कई अलग अलग पूर्व जन्मों से संबंधित। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध के कई अलग अलग पूर्व जन्मों के संबंध से। अब आ जाते हैं अपने 54वें प्रश्न। 54वां प्रश्न है, भारत में स्थापित विकास ने स्वयं को अपनी पूर्ण में किस अवधि के दौरान प्रकट किया, मतलब कि भारत में किस अवधि में पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और इसका ऑप्शन ए गुप्ता, बी नंदीसी, या फिर सी मौर्य, या फिर डी चोल। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्ता। बात अपने 55वें प्रश्न। 55वां प्रश्न है, अशोक पर कालिंग युद्ध के गहरे परिवर्तनकारी प्रभाव का किसमें जिक्र किया गया है। और इसका ऑप्शन है ए पुरातत्व खुदाई, बी रॉक एडिट्स, सी सिक्के, डी स्तंभ शिलालेख। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉक एडिटस। अब आ जाते हैं अपने 56वें प्रश्न। 56वां प्रश्न है, विक्रमादित्य की गौरवपूर्ण अवधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी। और इसका ऑप्शन है ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कनिष्क, या फिर डी समुद्रगुप्त। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की गौरवपूर्ण अवधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ग्रहण की गई थी। अब आ जाते हैं अपने 57वें प्रश्न। 57वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम धातु के सिक्के का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था। और इसका ऑप्शन है मध्य भारत का इंडो गंगा का मैदान, बी हिमालय, सी बिहार और पूर्वी उत्तर, या फिर डी दक्कन पठान। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य भारत का इंडो गंगा का मैदान। अब आ जाते हैं अपने 58वें प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली धातु थी जिसको मनुष्य के द्वारा खोजा और उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और इसका ऑप्शन है ए लोहा, बी सोना, सी टीन, या फिर डी कॉपर। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर। अब आ जाते हैं अपने 59वें प्रश्न की तरफ। 59वां प्रश्न है, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को कहा जाता था। ए अद्वैत, बी वेदांत, सी योग, डी संख्या। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदांत। अब आ जाते हैं अपने 60वें प्रश्न। 60वां प्रश्न, वैदिक धर्म के विकास के बाद के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकास तथाकथित हिंदू धर्म का विकास था। और इसका ऑप्शन है ए शैववाद, बी शक्तिवाद, सी भागवतवाद, या फिर डी तंत्रवाद। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागवतवाद। अब आ जाते हैं 61वें प्रश्न तक। 61वां प्रश्न है, भागवतम का तात्पर्य किसकी पूजा से है। ऑप्शन ए वासुदेव कृष्ण, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी ब्रह्मा विष्णु शिव, ऑप्शन डी शक्ति के रूप में दुर्गा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव कृष्ण। अब आ जाते हैं अपने 62वें प्रश्न से। 62वां प्रश्न है, वैष्णववाद भागवतवाद का एक बाद का विकास किसकी पूजा की वकालत करता है। और इसका ऑप्शन है ए विष्णु, बी राम और कृष्ण, सी विष्णु और उनके अवतार, डी विष्णु और लक्ष्मी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु और उनके अवतार। अब आ जाते हैं अपने 63वें प्रश्न की तरफ। 63वां प्रश्न है, वैदिक अनुष्ठान में हिंदू सामाजिक संस्कार जैसे विवाह आदि किस आधार पर किए जाते हैं। और इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी ग्रह सूत्र, या फिर डी उपनिषद। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रह सूत्र। अब आ जाते हैं अपने 64वें प्रश्न की तरफ। 64वां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। और इसका ऑप्शन है ए ऋषभ, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ, या फिर डी वर्धमान महावीर। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्श्वनाथ। अब आ जाते हैं अपने 65वें प्रश्न की तरफ। 65वां प्रश्न है, वर्धमान महावीर 24 जैन धर्म के तीर्थंकर डैश में पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु हुई थी डैश में। और इसका ऑप्शन है ए वैशाली में पैदा हुए थे और राजगृह में मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी कुशीनारा में पैदा हुए थे और पावा में मृत्यु हुई थी, ऑप्शन सी कुंदग्राम में पैदा हुए थे और पावा में मृत्यु हुई थी, ऑप्शन डी काशी में पैदा हुए थे और चंपा में मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंदग्राम में पैदा हुए थे और पावा में मृत्यु हुई थी। अब आ जाते हैं 66वें प्रश्न। 66वां प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न हैं। ऑप्शन ए सही विश्वास या इरादे, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन बी सही कार्रवाई, सही आजीविका और सही प्रयास, ऑप्शन सी सही विचार, अहिंसा और असंबद्धता, ऑप्शन डी सही भाषण, सही सोच और सही व्यवहार। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही विश्वास या इरादे, सही ज्ञान और सही आचरण। अब आ जाते हैं अपने 67वें प्रश्न की तरफ। 67वां प्रश्न है, जैन धर्म के 5 व्रतों पंच अनुव्रतों में 4 महावीर से पहले मौजूद थे, एक उन्होंने जोड़ा था, वह कौन सा था, ये पूछ रहा है इसमें। और इसका ऑप्शन है ए मरने के लिए नहीं गैर चोट, बी चोरी नहीं करने के लिए, सी संसारिक चीज़ों के प्रति अनासक्ति, या फिर डी ब्रह्मचर्य। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। अब आ जाते हैं अपने 68वें प्रश्न की तरफ। 68वां प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन का उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए व्यक्ति को ऑप्शन ए 3 रत्नों और 5 व्रतों का पालन करें, बी सभी जीवित प्राणियों के लिए अभ्यास, अहिंसा और गैर चोट करें, ऑप्शन सी दुनिया को त्यागें और सही ज्ञान प्राप्त करें, या फिर ऑप्शन डी जैन और पूर्ण अहिंसा में विश्वास करते रहें। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन और पूर्ण अहिंसा में विश्वास करते हैं। अब आ जाते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित था, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, या फिर दिगंबर नग्न रहने वाले, के शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान, ये पूछा है इसमें। और इसका ऑप्शन है ए नंदसी, बी मौर्य, सी कुशाणसी, या फिर डी सुंगसो। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य। अब आ जाते हैं अपने 70वें प्रश्न की तरफ। 70वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का अर्थ है प्रबुद्ध,
सीखा, दिव्य या फिर पवित्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबुद्ध। अब आ जाते हैं अपने 71वें प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है, बुद्धि के जीवन की घटनाओं को उनके घटित होने के स्थान ए से सुमेलित कीजिए। और ये रहा हमारे सामने प्रश्न। ए, जन्म। जन्म को हम लोग मिलाएंगे लुम्बिनी से। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को मिलाएंगे बोध गया से। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अब सी, पहला उद्देश्य। पहला उद्देश्य बौद्ध ने दिया था सारनाथ में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अब आ जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन में 4, 3, 2, 1 कहाँ है। और डी नंबर में 4, 3, 2, 1 का ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं अपने 72वें प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। और इसका ऑप्शन है ए, अशोक, बी, कनिष्क, सी, मेनेंडर या फिर डी, हर्ष। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। अब आ जाते हैं अपने 73वें प्रश्न की तरफ। 73वां प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के महान प्रतिपादक थे। और इसका ऑप्शन है ए, अश्वघोष, बी, वसुबंधु, सी, नागार्जुन या फिर डी, नागसेन। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के महान प्रतिपादक थे। अब आ जाते हैं अपने 74वें प्रश्न की तरफ। 74वां प्रश्न है, जातक किसकी कहानियाँ हैं। और इसका ऑप्शन है ए, बुद्ध का जीवन, बी, बुद्ध के पिछले जीवन, सी, भविष्य के बुद्धों का जीवन या फिर डी, बौद्ध धर्म के महान संत। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध के पिछले जीवन। अब आ जाते हैं अपने 75वें प्रश्न की तरफ। 75वां प्रश्न, भारत के बाहर बौद्ध धर्म सबसे पहले स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए, चीन, ऑप्शन बी, जापान, ऑप्शन सी, श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी, तिब्बत। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका में ही भारत के बाहर पहली बार बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था। अब आ जाते हैं अपने 76वें प्रश्न की तरफ। 76वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में डैश विभाजित किया गया था। और इसका ऑप्शन है ए, 16 महान राज्य, बी, 8 रिपब्लिकन राज्य, सी, दोनों ए और बी, डी, अंग और मगध। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, यानी कि 16 महान राज्य और 8 रिपब्लिकन राज्य को विभाजित किया गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत की ओर। अब आ जाते हैं 77वें प्रश्न। 77वां प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत के सभी राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है। और इसका ऑप्शन है ए, अंग, बी, मगध, सी, काशी या फिर डी, कोसाल। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। अब आ जाते हैं 78वें प्रश्न। 78वां प्रश्न है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, मगध पर किसके द्वारा शासन किया जा रहा था। ऑप्शन ए, हरियंकासो, ऑप्शन बी, सुसनागास, ऑप्शन सी, नंदसी, ऑप्शन डी, मौर्य। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदसी। नंदों के द्वारा उस समय शासन किया जा रहा था भारत में। अब आ जाते अपने 79वें प्रश्न तक। 79वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदसी को उखाड़ फेंकने का फैसला किया, क्योंकि चाणक्य नंदसी द्वारा अपमानित किया गया था। ऑप्शन बी, नंद कम पैदा हुए थे। ऑप्शन सी, नंदों ने जबरन वसूली और उत्पीड़न से बहुत अधिक धन जमा किया था लोगों से। ऑप्शन डी, चाणक्य क्षत्रिय शासन के आदर्श को बहाल करना चाहते थे। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदों ने जबरन वसूली उत्पीड़न से बहुत अधिक धन जमा किया था लोगों से। अब आ जाते हैं 80वें प्रश्न। 80वां प्रश्न है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों का पतन कालिदास द्वारा रचित डैश संस्कृत नाटक में इसका सजीव चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी, देवी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी, मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन डी, मृच्छकटिका। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास द्वारा रचित यह पुस्तक है, जिसमें कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों का पतन दिखाया गया है। अब आ जाते हैं अपने 81वें प्रश्न की तरफ। 81वां प्रश्न है, कौटिल्य विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जिनकी तुलना किससे की गई है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लेटो का राज्य, बी, मैकियावेली के राजकुमार, सी, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, डी, हिटलर के मीन काम्फो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकियावेली के राजकुमार। अब आ जाते हैं 82वें प्रश्न। 82वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा उनकी किस पुस्तक में अवधि का लेखा जोखा है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मेगास्थनीज की यात्रा, ऑप्शन बी, इंडिका, ऑप्शन सी, इंडिको प्लेग कस्टस, ऑप्शन डी, दोनों बी और सी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक में अवधि का लेखा जोखा दिया। अब आ जाते हैं अपने 83वें प्रश्न। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए, श्रीलंका इतिहास, दीपवंश और महावमसा, ऑप्शन बी, बौद्ध काम करता है, दिव्य वादन और अशोक वादन, ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख, ऑप्शन डी, पुरातत्व स्रोत और पुराण। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख।
अब आ जाते हैं अपने 84वें प्रश्न की तरफ। 84वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का फैसला किया क्योंकि? ऑप्शन ए, कलिंग की विजय के बाद मौर्य भारत की राजनीतिक एकता हासिल की गई थी। ऑप्शन बी, अशोक ने दोनों पक्षों के पुरुषों और सामग्री के विनाश के बारे में खेद महसूस किया था। ऑप्शन सी, वह युद्ध में लड़ाकों और गैर लड़ाकों के लिए हिंसा, वध और कष्टों से प्रेरित था। ऑप्शन डी, युद्ध के कुछ समय बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया जो हिंसा के विरोध में था। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह युद्ध में लड़ाकों और गैर लड़ाकों के लिए हिंसा, वध और कष्टों से प्रेरित था। अब आ जाते हैं अपने 85वें प्रश्न की तरफ। 85वां प्रश्न है, अपने अभिलेखों में अशोक ने स्वयं को? ऑप्शन ए, देवनम प्रिय प्रियदर्शी राजा। ऑप्शन बी, अशोक प्रियदर्शी। ऑप्शन सी, धर्मशोक। ऑप्शन डी, देवपुत्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनम प्रिय प्रियदर्शी राजा। अशोक ने स्वयं को देवनम प्रिय प्रियदर्शी राजा के रूप में अभिलेख किया है। अब आ जाते हैं अपने 86वें प्रश्न की तरफ। 86वां प्रश्न है, विश्व इतिहास में जीवन के महानतम शासकों में से एक होने का अशोक का दावा इस तथ्य में है कि? ऑप्शन ए, उनके उद्देश्य जीवन में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पहलुओं को कवर करते थे। ऑप्शन बी, उन्होंने लोगों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम किया। ऑप्शन सी, एक ही विजय के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से शांति के लिए समर्पित कर दिया। ऑप्शन सी, उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को एक बंधन में एकजुट करने का प्रयास किया, सामान्य नैतिक आदर्श। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही विजय के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से शांति के लिए समर्पित कर दिया और बुद्ध धर्म अपना लिया था। अब आ जाते हैं अपने 87वें प्रश्न की तरफ। 87वां प्रश्न है, अशोक द्वारा बनाई गई विशाल जिम्मेदारियों के साथ महत्वपूर्ण आधिकारिक पद क्या था? और इसका ऑप्शन है ए, राजुक। बी, युक्ता। सी, धर्म महामात्या। डी, प्रतिवेदक। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म महामात्या। अब आ जाते हैं अपने 88वें प्रश्न की तरफ। 88वां प्रश्न है, मौर्य मूर्तिकारों ने डैश की नक्काशी में सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की थी। और इसका ऑप्शन है ए, पुष्प डिजाइन। बी, स्तंभ। सी, जानवरों के आंकड़े। डी, यक्ष आंकड़े। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवरों के आंकड़े। मौर्य मूर्तिकारों ने जानवरों के आंकड़े की नक्काशी में सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की थी। अब आ जाते हैं अपने 89वें प्रश्न की तरफ। 89वां प्रश्न है, अशोक के स्तंभों की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी डैश है। ऑप्शन है, अखंड संरचना। बी, नक्काशी। सी, पालिश। डी, कारीगरी की एक रूपता। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिश। अशोक के स्तंभों की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी पॉलिश है। अब आ जाते हैं अपने 90वें प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य मौर्य के पतन का वास्तविक कारण नहीं था? ऑप्शन ए, अशोक की शांतिवादी नीतियाँ। ऑप्शन बी, अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन। ऑप्शन सी, विदेशी आक्रमण विशेष रूप से ग्रीक। ऑप्शन डी, आर्थिक और वित्तीय संकट। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक की शांतिवादी नीतियाँ। अशोक की शांतिवादी नीतियाँ मौर्य साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण नहीं था। अब आ जाते हैं अपने 91वें प्रश्न की तरफ। 91वां प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक की हत्या के बाद मौर्य से सत्ता हथियाने वाला बृहद्रथ। ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी, अग्निमित्र। ऑप्शन सी, वासुमित्र। ऑप्शन डी, ज्येष्ठमित्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। अब आ जाते हैं अपने 92वें प्रश्न की तरफ। 92वां प्रश्न है, भारत के सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक न्याय की भावना के लिए प्रसिद्ध और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद था। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमेट्रियस। ऑप्शन बी, मेनेंडर। ऑप्शन सी, यूक्रेटिस। ऑप्शन डी, हेलिओपकस। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनेंडर। अब आ जाते हैं 93वें प्रश्न की तरफ। 93वां प्रश्न है, विंध्य के दक्षिण में पहला महान साम्राज्य किसका था? ऑप्शन ए, चोल। ऑप्शन बी, चेरासो। ऑप्शन सी, पांड्या। या फिर ऑप्शन डी, सातवाहनसी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहनसी। विंध्य के दक्षिण में पहला महान साम्राज्य सातवाहनसी साम्राज्य था। अब आते हैं अपने 94वें प्रश्न की तरफ। 94वां प्रश्न है, सातवाहनों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा दावा किसके कारण था? और इसका ऑप्शन है ए, एक सहिष्णु धार्मिक नेता का पालन करना और बौद्ध धर्म को सामान्य संरक्षण देना और ब्राह्मणवाद। ऑप्शन बी, संस्कृत को वीर्यता में प्रकृति को अपनी अदालत की भाषा के रूप में अपनाना। ऑप्शन सी, महान आर्थिक समृद्धि और तेज अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार। ऑप्शन डी, भारतीय कला में महान योगदान जैसे कि अमरावती की कला से स्पष्ट है और नागा अर्जुन कोंडा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान आर्थिक समृद्धि और तेज अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार। महान आर्थिक समृद्धि और तेज अंतर्देशीय विदेशी व्यापार सातवाहनों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था। अब आ जाते हैं अपने 95वें प्रश्न की तरफ। 95वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन ए, मोंटगोमरी जिला। ऑप्शन बी, लड़काना जिला। ऑप्शन सी, चंडीगढ़ क्षेत्र। ऑप्शन डी, गुजरात। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़काना जिला।
लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब आते हैं अपने 96वें प्रश्न। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ है। अब आते हैं 97वें प्रश्न। 97वां प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों का परिवार था। पृथ्वीवंशीय ऑप्शन बी, पृथ्वी सत्यात्मिक ऑप्शन सी, मारित्य सत्यात्मिक ऑप्शन डी मारित्यवंशी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी सत्यात्मिक। ऋग्वेदिक आर्यों का परिवार पृथ्वी सत्यात्मिक था। अब आ जाते हैं अपने 98वें प्रश्न। 98वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? और इसका ऑप्शन है ए महाप्रजापति, मायादेवी, पुंडरिक, संघमित्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाप्रजापति। अब आ जाते हैं अपने 99वें प्रश्न। 99वां प्रश्न है, महावीर थे 20वें तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अब आ जाते हैं अपने 100वें प्रश्न। 100वां प्रश्न है, कथन फेज एशिया का प्रकाश या फिर लाइट ऑफ एशिया किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी महावीर या फिर ऑप्शन डी बुद्ध। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध पर लागू होता है। और यहाँ पे 100 प्रश्न खत्म हुआ। हम लोग यहाँ पे 1500 प्लस प्रश्न लिख रहे हैं। इसी सीरीज़ में आपको 10 से 15 वीडियो के अंदर सारे 1500 प्रश्न 1500 प्रश्न सॉल्व मिलेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी हिस्ट्री संबंधी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जम के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।